गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, जो आपने हेड वर्ड क्वालिफायर डिटरमिनर पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि किसी भी सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस आ गया तो उसमें आप हेड वर्ड क्वालिफायर डिटरमिनर को कैसे आप पुटअप करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस with the subject part of given in bracket by putting them in correct order। ठीक है, ब्रैकेट में आपको क्या दिया गया है, सब्जेक्ट पार्ट दिया गया है, इसको आपको सेंटेंस में क्या करना है, पुट अप करना है। ठीक है, तो लेकिन ऑर्डर क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको डिटरमिनर लिखना है, फिर क्या लिखेंगे, क्वालिफायर, फिर क्या लिखेंगे आप, हेड वर्ड। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेरल्ड। क्वेरल्ड मीन्स क्या होता है, झगड़ा करना। इसमें आपको सेंटेंस, ये सेंटेंस बनाना है तो आपके लिए वर्ड सब्जेक्ट पार्ट में दिया गया नॉटी बॉयज और क्या दिया गया, सम। तो इसको आप सीक्वेंस भरेंगे करेक्ट ऑर्डर में तो क्या होगा, लिखेंगे सम नॉटी बॉयज। क्या हो जाएगा हमारा, सम नॉटी बॉयज, सम नॉटी बॉयज। तो यहाँ पे बॉयज हमारा क्या है, हेड वर्ड, या इसी को हम मेन वर्ड कह सकते हैं। नॉटी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में क्या है, क्वालिफायर हो गया। सम क्या हो जाएगा हमारा, डिटरमिनर। सम क्या हमारा, डिटरमिनर है। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस में भरने के लिए आ सकता है, तो आप ऐसे भर सकते हैं। ठीक है, कह रहा डैश इज ऑफ फेमस एक्टर। क्या लिखा है, इज ऑफ फेमस एक्टर। इसमें क्या भरेंगे, सन माई एंगर दिया, इसको सीक्वेंस में आपको ऑर्डर में भरना है। तो क्या भरेंगे, माई एंगर सन। क्या हो जाएगा इसमें, माई यंगर सन। क्या हो जाएगा, माई एंगर सन। इस तरीके से भरेंगे तो सन वर्ड क्या हमारा है, हेड वर्ड हो जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं मेन वर्ड। यंगर हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिफायर। माई क्या हो जाएगा हमारा, डिटरमिनर। नेक्स्ट देखिए नीचे क्या दिया है, इज आवर ड्यूटी। कह रहा है इज आवर ड्यूटी, इसमें क्या भरेंगे, टू द पे टैक्सेस। क्या भरेंगे, बताइए इसमें क्या हो जाएगा, लिखा है टू द पे टैक्सेस, द पे टू टैक्सेस। क्या भरेंगे इसमें, या ऐसे भर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा नाउन हो जाएगा ना, अदा करना, टैक्स। टैक्स बोलिए इसमें क्या हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, द टैक्सेस टू पे, ये सही है। क्या हो जाएगा, द टैक्सेस टू पे। ठीक है, ऐसे होगा, टू पे, टू प्लस वर्ब। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाउन के रूप में बताया गया था, टू प्लस वर्ब नाउन के रूप में। तो द टैक्सेस, हम क्या पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, द टैक्सेस टू पे। ये हमारा क्या होगा, सीक्वेंस। तो ऐसे दिया रहेगा तो आपको सीक्वेंस में भरना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें बताइए, इसमें क्या होगा, लिखा है टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। लिखा है टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें क्या भरेंगे, ग्रैंड मदर या माई। क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे, माई ग्रैंड मदर। क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। तो जब आपने माई ग्रैंड मदर भरा तो इसमें ग्रैंड मदर क्या हो गया हमारा, बताइए इसमें माई ग्रैंड मदर क्या है। आप चाहे तो इसको हेड वर्ड कर सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। हमारा क्या डिटरमिनर हो सकता है, केवल माई ग्रैंड मदर अगर एक साथ में बात करते हैं हमारा हेड वर्ड हो जाएगा। और माई वैसे हमारा एक ही वर्ड दिया, ग्रैंड मदर साथ में दिया था, क्या हो जाएगा हमारा, हेड वर्ड। ग्रैंड मदर पूरा क्या जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा। और माई हमारा क्या है, क्वालिफायर। ठीक, अगर अलग अलग दिया था तो हम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में दिया है तो हमारा क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया। माई क्या हो जाएगा हमारा, क्वालिफायर। नेक्स्ट देखिए नीचे देखिए, कह रहा हैव अराइव्ड। ठीक है, हैव अराइव्ड, इसमें क्या भरेंगे, हाँ माई ऑल फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, माई ऑल फ्रेंड्स, माई ऑल फ्रेंड्स। सही है। ठीक है, ऑल कोई पूछे क्या है हमारा, एडजेक्टिव के रूप में क्वालिफायर है। ठीक है, फ्रेंड्स हमारा क्या है, हेड वर्ड या मेन वर्ड। माई क्या हो जाएगा हमारा, डिटरमिनर। नीचे वाले में क्या होगा, इज इंटेलिजेंट।
बारिश में क्या हो जाएगा? दैट टॉल बॉय। ठीक, सही है। दैट टॉल बॉय। क्यों बॉय है? क्योंकि यहाँ पे इज लिखा है, इज इंटरेस्टिंग लिखा है, इज है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है। अगर आर होता तो हम यहाँ पे यस बॉय लगाते हैं। नीचे लिखेंगे, लिखा है इज फेमस इन इंडिया। इसमें क्या भरेंगे? पूरा बताइए, इसमें क्या भरेंगे पूरा? हाँ, द टेम्पल ऑफ द्वारिकाधीश। इसमें क्या भरेंगे? द टेम्पल ऑफ द्वारिकाधीश। ठीक है, द्वारिकाधीश लिखा है। हाँ, द्वारिकाधीश ही होता है, स्पेलिंग होती है। इसमें आप यही भर लीजिएगा, द टेम्पल ऑफ द्वारिकाधीश। ठीक है, ये बता दे, लिख दे। नहीं सर, हाँ, कर लीजिएगा। चलिए, थोड़े से और बच्चे हमारे हैं। चलिए, 3 और हैं, 3 और कर लीजिए। तीन और दिए हैं, देखिए 3 एग्जाम्पल हमने आपको और दिया है, 3 एग्जाम्पल और कर लीजिए। क्या लिखा है? डैश हेल्प्ड दीज पुअर वुमन। क्या भरेंगे? बताइए। इसमें रीच दिया है, दैट दिया, मैन दिया, क्या भरेंगे? दैट रिच मैन। इसमें हो जाएगा दैट रिच मैन, दैट रिच मैन। आप लोग घर पे जाके, ठीक है, रिवीजन भी किया करिए और आपकी जो बुक्स है, बुक्स को लेके भी पढ़ा करिए, ठीक है, ताकि समझ में आए चीजें। नीचे दिया है डैश ओबे द रूल्स ऑफ गेम शो। क्या भरेंगे? द टॉल प्लेयर्स। इसमें हो जाएगा द टॉल प्लेयर्स, टॉल प्लेयर्स। ठीक है, नीचे वाले में क्या होगा? व्हाट इज स्टैंडिंग अंडर द। ध्यान दीजिए, व्हाट इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। क्या भरेंगे? हाँ, अ क्लेवर फॉक्स। वेरी गुड, अ क्लेवर फॉक्स। इसका मतलब आप लोग कर लेंगे, ठीक है, आप लोगों को आ भी रहा, आप लोग कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आपने हेड वर्ड, क्वालिफायर, डिटरमिनर सब चीजें सीख ली हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ध्यान दीजिए, क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। देखिए, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट 3 होते हैं। क्या होता है हमारा? पहला हमारा होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्या होता है? कंप्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो नीचे देखिए जो वर्ब होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा उस साइड होना चाहिए, लेकिन इधर हो गया। और टाइपिंग जब करते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा टाइपिंग के टाइम। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? वर्ब होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा क्या होता है हमारा? कंप्लीमेंट होता है, कंप्लीमेंट। ठीक है, एक कंप्लीमेंट वहां होना चाहिए। वर्ब के हमारे क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? एक मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब। ये वर्ब के पार्ट हैं, ये जो है ना, ये वर्ब के पार्ट है। यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ब, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वर्ब की 2 पार्ट है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब आप पढ़ें, लेकिन फिर बता देंगे आपको। ठीक है, एक्शन वर्ब। देखिए यहाँ पे एक्शन ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, बीइंग वर्ब क्या होती है, या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मॉडल क्या है, वर्ब, मॉडल वर्ब क्या होती है, ये सब चीजें हम जानेंगे। तो पहला हमारा क्या वर्ब था? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो वर्ब जानेंगे सबसे पहले कि वर्ब क्या होता है। इधर ध्यान दीजिए, वर्ब क्या होता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, कह रहा कि यह वह शब्द है जो सब्जेक्ट के कार्य को बताता है या उसकी अवस्था को बताता है। ठीक है, उसकी अवस्था को बताता है। वर्ब जो होता है किसी भी सब्जेक्ट को, कार्य को बताएगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, जो भी आप एक्शन करेंगे सब क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, और कोई पूछे आपसे वर्ब किस वर्ड से बना है, तो वर्बम। लैटिन वर्ड के किससे बना है? वर्बम वर्ड से क्या बना है? वर्ब बना है। तो जब आप पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ेंगे तो वहां बिल्कुल डिटेल बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बस आप लोग क्या जानेंगे कि मेन वर्ब, यहाँ पे जो जो चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, कि मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, एक्शन ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, बीइंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, जब आप वर्ब पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में, वहां बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉर्मल लेवल बता दिया जा रहा है। ठीक है,
वहां पे मॉडल या कैप्सुला वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती हैं, सब चीजें बताऊंगा। लगभग 22 वर्ब्स होती हैं, ठीक है, लेकिन वो कोई जल्दी जानता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें आपको बता दिया जाएगा। तो आप में अभी नॉर्मल लेवल पे जो चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है, जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्ब जब पढ़ेंगे टॉपिक तो वहाँ डिटेल बताऊंगा। तो एक्शन एग्ली वर्ब क्या होती है, किसी भी सेंटेंस में जो भी एक्शन करेंगे, जैसे हमने कह दिया ही इज रीडिंग अ बुक, तो रीडिंग क्या हो गया, एक्शन हो गया, तो हमारा क्या हो गया, एक्शन एग्ली वर्ब। लेकिन बीइंग वर्ब क्या होती है या प्राइमरी एग्ली वर्ब क्या होती है, मॉडल वर्ब क्या होती है, ये सब जानेंगे, एक एक चीज को हम बता देंगे आपको। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है यदि यह कार्य बताता है तो एक्शन वर्ब, ठीक है, कोई भी कार्य को बताएगा तो क्या होगा, एक्शन वर्ब। और यदि अवस्था बताता है, अच्छा एक्शन और अवस्था में क्या अंतर है, एक्शन और अवस्था में क्या डिफरेंस है? अवस्था ही दिख रहा है। अवस्था का मतलब जैसे हम कह दे कोई उदास है, कोई खुश है, ये अवस्था हो गई, ठीक है। लेकिन अब एक्शन की बात होगा तो उसमें कोई आप कार्य करेंगे, ठीक है, जैसे हम आई एम कुकिंग फूड, यहाँ पे कुकिंग क्या हो जा रहा है हमारा, एक्शन वर्ब, कुकिंग क्या हो रही है, कार्य हो रहा है, एक्शन हो गया। और लिखा है यू आर रीडिंग अ बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, यहाँ पे रीडिंग भी क्या हमारा एक्शन वर्ब है। लेकिन अगर यहीं पे सेंटेंस ऐसे लिख देता, यू आर गुड बॉय, ये आपकी अवस्था बता रहा है, या हम कह सकते हैं यू आर हैप्पी, अवस्था लंबे समय के लिए। यू आर हैप्पी, ठीक है, शी इज शेड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, आपकी अवस्था बताया जा रहा है, यू आर गुड बॉय, आप अच्छे लड़के हैं, ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यू आर हैप्पी, आप खुश हैं, शी इज शेड, वो उदास है, ठीक है। इसमें अवस्था बताया जा रहा है, आपकी कंडीशन मतलब कि इस टाइम पोजीशन क्या है, अवस्था क्या है, ठीक है, स्टेट मतलब कि आपकी अवस्था इस टाइम क्या है, कैसी है। लेकिन इसमें आप एक्शन करेंगे, जब आप एक्शन करते कि सेंटेंस में एक्शन होगा तो उसको एक्शन वर्ब, इसमें कुकिंग हमारा क्या होगा, कुकिंग और रीडिंग क्या हमारा है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब। लेकिन लिंकिंग या बीइंग वर्ब क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, देखिए जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब ना आए, यू आर गुड बॉय कोई एक्शन वर्ब है इसमें नहीं है ना, जब कोई एक्शन वर्ब नहीं तो ये आर हमारा क्या होगा, इसी आर को आप लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, या इसी को आप कह सकते हैं बीइंग वर्ब, बीइंग वर्ब, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा, यू आर गुड बॉय में आर हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, बीइंग वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब कह सकते हैं। जैसे यू आर हैप्पी, इसमें आर के बाद कोई वर्ब नहीं आ रही है, कोई भी दूसरी वर्ब नहीं आ रही है, तो ये आर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है, लिंकिंग वर्ब, या इसी को आप बीइंग वर्ब कह सकते हैं, ठीक है, या हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब, ठीक। नीचे वाले में देख लीजिए सी इज सेड, ठीक है, इसमें भी इज हमारा क्या है, वही है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक, और क्या हमारा है, बीइंग वर्ब है, और हमारा क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। कहने का मतलब कि जब किसी भी सेंटेंस में कोई कार्य नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, तो उसमें जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होती है वही क्या काम करती हैं, लिंकिंग वर्ब या बीइंग या मेन वर्ब काम करती हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लिख लीजिए आप, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन नहीं है, इसमें भी हमारा क्या है, लिंकिंग बीइंग या मेन वर्ब है, मेन वर्ब। कहने का मतलब जो कोई एक्शन वर्ब नहीं आएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही क्या होती है, मेन वर्ब, लिंकिंग या बीइंग वर्ब, क्योंकि यही लिंक कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अब देखिए अगर इसको मिटा दीजिए, वह एक डॉक्टर, वो एक डॉक्टर, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि नहीं है, वो एक डॉक्टर, लेकिन ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, बता देगा पूरा एकदम लिंक कर देगा, नहीं आप डॉक्टर हैं, कह रहा है ही जो डॉक्टर वो एक डॉक्टर है, कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, लिंक, क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। जब भी आपका भी कहीं लिंक होता है, ठीक है, कहीं संपर्क होता है तो आपको काम हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो वर्ब आई है सब कैसी, लिंकिंग। अगर एक्शन वर्ब नहीं दिया है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं क्या होती हैं, लिंकिंग या बीइंग वर्ब होती हैं। क्लियर हुआ, कोई डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटी छोटी चीजें बहुत थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान दे के बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं इसमें है कि नहीं बहुत ज्यादा पढ़िए, इसमें लर्न करने की आवश्यकता कुछ ऐसा नहीं है, बस थोड़ी सी समझने की बात है।
चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्या लिखा है, यदि इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड डू डज डिड के बाद मेन वर्ब आ जाए, मेन वर्ब मतलब वही एक्शन वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाए तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और यदि मेन वर्ब ना आए तो इन्हें बीइंग वर्ब, बीइंग या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये पढ़िए आप लोग ध्यान से और पढ़ लीजिए। कह रहा है इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड डू डज डिड के बाद मेन वर्ब, कोई भी अगर एक्शन वर्ब, मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब, कोई भी एक्शन वर्ब आ गई तो उन्हें हम इसको तब क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तब ये हेल्पिंग वर्ब होगी। लेकिन अगर इनके बाद कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, ये केवल ए सिंगल मतलब ऐसे आ गए, नीचे दिखा है एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से अच्छे समझ में। नीचे क्या लिखा है, ही इज गोइंग टू आगरा, इसमें गोइंग क्या है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, या ये मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं, इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। तब इसका मतलब कि ये जो है ये क्या हमारी है, हेल्पिंग वर्ब, तब इसको आप हेल्पिंग वर्ब करेंगे जब हमारा मेन वर्ब दिया होगा या एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब या मेन वर्ब दिया होगा तो उसके पहले आने वाले जो वर्ब्स होंगी वो हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन नीचे में देखिएगा, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, इज के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इज को बोलिए, हाँ बीइंग वर्ब, ठीक है, या हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे, या हम क्या बोल सकते हैं, मेन वर्ब, क्योंकि उसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये क्या कर रही है, मेन वर्ब काम कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? मेन वर्ब में, लिंकिंग वर्ब में, ठीक है, बीइंग वर्ब में, ठीक है, एक्शन वर्ब में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए नहीं डाउट है तो अच्छी बात है। और भी आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, कौन सा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मेरे कहने का बस इतना सा मतलब, कुछ ही सेंटेंस में ध्यान दीजिए, सेंटेंस में एक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा है, सी इज सेड, वो उदास से कौन से एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन नीचे वाले में राधा इज कुकिंग फूड, राधा इज कुकिंग फूड, राधा भोजन पका रही है, एक्शन कर रही है, पकाने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक्शन हो रहा है, तो एक्शन वर्ब या इसी को मेन वर्ब कहते हैं। ये क्या हो रहा है, मेन वर्ब है या एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब, ठीक है। जब भी कोई सी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब या एक्शन वर्ब दी होगी तो जो है तभी इसको हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर इन हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं आ रही है तब ये हेल्पिंग वर्ब ना होके क्या हो जाएंगी, मेन वर्ब हो जाएंगी। समझ में? कि कोई डाउट? पानी है हमारे पास, देख लीजिए एक बार आप देख लीजिए आप लोग, कोई डाउट है किसी को? ओवरऑल लिख सकते हैं, ही इज गोइंग टू आगरा, गोइंग क्या एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, नीचे वाले में नहीं है, ही इज अ टीचर में नहीं हुआ है, तो इज हमारा क्या हो जाएगा वहां पे। अच्छा बताइए इसमें क्या होगा, आई एम ए स्टूडेंट, बताइए। देखिए हमने क्या बोला, हमने कह दिया कि आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, कह रहा कि आई एम अ स्टूडेंट, इसमें देखेंगे तो एम के बाद कोई भी वर्ब नहीं आ रही है, कोई भी वर्ब नहीं आ रही है, तो इसमें एम हमारा क्या होगा, यही हमारा मेन वर्ब है, या इसी को आप बीइंग वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब, ये लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है सेंटेंस को, ठीक है, जोड़ रहा है। लेकिन ऐसे होता है, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो इसमें एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, आई एम टीचिंग यू, यहाँ पे टीचिंग हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब, एक्शन या मेन कार्य ही हो रहा है, मेन कार्य हमारा क्या हो रहा है कि टीचिंग हो रहा है, एक्शन वर्ब कर सकते हैं या सिर्फ करेंगे मेन वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे एम हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब।
और एम क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, क्या कर रहा है, बताने में मदद कर रहा है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। और यू हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यू हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। कोई आपसे पूछे यू कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो आप बताएंगे कि अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, भले ही वो हमारा क्या इनडायरेक्ट हो। वास्तव में तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहेंगे, भले वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, अगर दो दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो जो आपका नॉन लिविंग होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका लिविंग होता है क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर एक ही ऑब्जेक्ट दिया हो और इनडायरेक्ट होने के बाद भी क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो। नीचे देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जो आप हेल्पिंग वर्ब जानते हैं वही सब हमारी क्या होती हैं। देखिए इसमें हैव लिखना हमने भूल, नहीं लिखा गया है, ठीक है, नहीं हैव नहीं लिखा गया लग रहा। चलिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कुल कितनी होती हैं, पता है आप लोगों को, 12 होती है। चलिए यहाँ पे डू वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आती है, डू वर्ब आता है और हैव वर्ब। ठीक है, हैव वर्ब। हैव वर्ब में कौन कौन सा आता है हमारा, हैज, हैव और हैड। ये हमारी तीन क्या आती है, हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आती है। डू वर्ब, डू, डज, डिड, इन तीनों वर्ब को हम एक साथ क्या बोलते हैं, डू वर्ब कहते हैं। और इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, हैव वर्ब कहते हैं। ठीक है, बाकी इज, एम, आर, वाज, वर, इनको हम क्या बोलते हैं, बी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, बी वर्ब। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये होती हैं, 11 ये होती हैं, और 13 वो क्या होती हैं, वो होती है, कुल मिला जुला के 24 हमारी क्या होती है, वर्ब्स होती हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं आप। तो डू, डज, डिड, ठीक है, डू, डज, डिड ये हमारा डू वर्ब में आता है। बी वर्ब में क्या आता है हमारा, इज, एम, आर, वाज वर्ब आता है। और बी वर्ब में हैव में क्या आता है, हैव, हैज, हैड। नीचे देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कितनी आती हैं, 11 होती हैं। उसमें 11 कौन कौन सी हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज वर्ब और हैज, हैव, हैड। बाकी जितनी बचती हैं सब इसमें आती हैं। कुल मिला जुला के 24 होती हैं। तो 11 वो हो गई, और इसमें कितना होगा, 13 इसमें होगा। देख लीजिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है, बिल, शैल। अब ध्यान रखिएगा बिल, शैल किस में आता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आता है, इसमें आता है। बिल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, नीड नॉट, डेयर नॉट, ऑट टू, यूज टू, ये सब कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हो गई और 11 हो गई। कुल मिला जुला कितने होते हैं, 24 हमारी क्या होती है, वर्ब्स होती हैं। ठीक है, टोटल 24 होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी ना जिसको हम टेंस के आधार पे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए इनको बनाया गया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को इसलिए बनाया गया ताकि जो भावनाएं संबंधित, मतलब लोगों की भावनाएं हैं, या कुछ ऐसे सेंटेंस है जो आप दबाव में दे रहे हैं, ठीक है, या कोई चीज होना चाहिए, तो उनके लिए अलग से क्या होगी, इनको हम वो भी बोलते हैं आर्टिफिशियल वर्ब भी कर सकते हैं। ये क्या है, आर्टिफिशियल, मतलब बाद में बनाया गया है। तो आपको भी पता होगा कि जो फ्यूचर टेंस भी बाद बनाया गया है। पहले केवल दो ही टेंस थे, प्रेजेंट टेंस और क्या था, पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस क्या बना है, बाद बनाया गया है इसको। ध्यान दीजिए, अब हमको जानना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो पार्ट होते हैं ऑब्जेक्ट के।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, वो किसी होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है हमारा, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग चीज जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होती हैं। अभी हम इसको आगे डिटेल बताएंगे आपको। कंप्लीमेंट देख लीजिए, कंप्लीमेंट भी क्या होते हैं, दो होते हैं, एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट पढ़ते हैं, क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। दो हमारे क्या होते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप ऑब्जेक्ट देख लीजिए। चलिए ऑब्जेक्ट को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट वास्तव में क्रिया करने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े वही ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसे लिखा है, कह रहा आई एम रीडिंग अ बुक। आपके पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कह रहा आई एम रीडिंग अ बुक। जैसे कह रहा ही कॉल्ड मी, इसे समझो, ही कॉल्ड मी, ठीक है, उसने बुलाया। तो इसके बुलाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किसको बुला रहा है, मुझे। तो अगर मैं आपको बुला रहा हूं तो मेरे बुलाने का प्रभाव आप पे पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे मी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही जब वो पढ़ रहा है तो रीडिंग का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बुक पे, क्या पे, किताब पे पड़ रहा है, ठीक है। कह रहा है आई एम रीडिंग अ बुक, इस पढ़ने का जो प्रभाव किस पड़ रहा है, बुक पे पड़ रहा है। ऐसे ही बुलाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मी। मैं कह रहा उसने मुझे बुलाया, तो जब ये बुला रहा है तो इसके बुलाने से वो आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। इसका मतलब इसके बुलाने का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि कॉल्ड क्या है, कॉल्ड क्या है, तो क्या होगा, वर्ब है ना। और वर्ब में भी ये क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉल्ड हमारा क्या है, मेन वर्ब है। और ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है। आई एम रीडिंग अ बुक, तो आई सब्जेक्ट हो गया, एम हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग क्या होगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब है एक्शन वर्ब, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, बुक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बुक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन दोनों सेंटेंस में अगर हम ध्यान देंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट है। इसमें अगर ध्यान देंगे तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन दोनों में एक ही ऑब्जेक्ट है, तो दोनों क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहेंगे। अगर सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसको डायरेक्ट ही कहेंगे, भले से वो इनडायरेक्ट हो, ठीक। ही कॉल्ड मी, ठीक है, उसने मुझे बुलाया, तो मुझे, अब भाई वो क्या हुआ, लिविंग होगा तभी तो आएगा। मी मतलब लिविंग है तभी तो आ रहा है, क्योंकि हम लोग मी किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं, पर्सन यूज करता है। लेकिन आई एम रीडिंग अ बुक, अब बुक तो चल के आएगा नहीं, बुक हमारी क्या है, नॉन लिविंग है, बुक नॉन लिविंग है। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट। दोनों के दोनों क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन हम उसको तब पहचान सकते हैं जब सेंटेंस में दोनों, अगर दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे तब आप बता सकते हैं कि कौन डायरेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट है। लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट आएगा तो हर हाल में आपको बताना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इस वाक्य में होगा जिसमें एक्शन वर्ब हो, ठीक है, हो, उस एक्शन वर्ब को ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इस वाक्य में होगा, ठीक है, जिसमें एक्शन, हमेशा ऑब्जेक्ट आपको उसी सेंटेंस में मिलेगा जिसमें पहले से क्या होगा, एक्शन वर्ब होगी, जिसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब क्या है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेकर चलती है, ठीक है। और इंट्रांजिटिव होगी तो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आए, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता उसे इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट आता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें एक ऑब्जेक्ट आया है ना, इसी आप मेन वर्ब को और भी क्या कह सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब भी कह सकते हैं। इसी को आप ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ही क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है। इसी को हमने एक्शन वर्ब कहा, इसी को मेन वर्ब भी कहते हैं, इसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब भी अपने साथ क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट लेके चलती है। तो कॉल्ड को भी हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, जब आप वर्ब पढ़ेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, डाई ट्रांजिटिव क्या होता है, एम्बी ट्रांजिटिव क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एक वर्ब होगी, कोई एक मेन वर्ब होगी, तो उसके साथ एक आएगा। नीचे लिखा है ऑब्जेक्ट कैसे पता करें। कैसे आप पता करेंगे कि किस सेंटेंस में कौन ऑब्जेक्ट है। कह रहा है यदि वर्ब से, ठीक है, यदि वर्ब से क्या और किसे, समझे, किसे रहेगा। यदि वर्ब से क्या या किसे का जवाब मिले तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या करना है आपको, यदि वर्ब से, कोई भी वर्ब है, ठीक है, वर्ब से आप क्या करेंगे, क्या या किसे लगा के, क्या या किसे लगा के प्रश्न करेंगे ना। जब आप क्या या किसे लगा के जब प्रश्न करेंगे तो इनसे जो मिलने वाला होगा वो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। जैसे आप नीचे वाले सेंटेंस देखिएगा, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट रिसीव द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन। कह रहा है एक कर्म, एक कर्म, ठीक है, एक कर्म क्रिया के प्रभाव को ग्रहण करता है। ठीक है, क्रिया के प्रभाव को क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे हमने यहां बताया ही था आपको, ही कॉल्ड मी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, क्रिया के प्रभाव को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। उसने मुझे बुलाया, तो जब ये बुला रहा है तो जा रहा है, मतलब कि इसका इस पे क्या पड़ रहा है, प्रभाव, इफेक्ट पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव। तो जब ये एक्शन हो रहा है तब ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो वर्ब है इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मी पे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक कर्म क्रिया के प्रभाव को ग्रहण करता है। ठीक है, इसके बुलाने का प्रभाव इस पे पड़ रहा है और उसको ग्रहण करके वो समझ रहा है कि मुझे बुलाया जा रहा है तो आ रहा है। ठीक, एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई हैव कॉल्ड हिम और टैक्सी। ठीक है, मैंने, ठीक है, मैंने उसके लिए, या फिर मैंने हाँ, मैंने उसके लिए क्या बुलाया, एक टैक्सी। इसमें जानते हैं कुछ चीजें अपने से भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कह रहा आई हैव कॉल्ड हिम और टैक्सी, मैंने उसके लिए एक टैक्सी बुलाया। ठीक है, मैंने उसके लिए क्या किया, एक टैक्सी बुलवाया। ठीक है, या बुलाया। तो कॉल्ड, तो जब ये बुलवा रहा है तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उसके लिए। ठीक है, तो वो क्या हुआ, टैक्सी आ रही है। तो आई हैव कॉल्ड हिम और टैक्सी, मैंने उसके लिए एक टैक्सी बुलाया। तो ये एक्शन किया तो इस एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है, तो टैक्सी आएगी ना, ये बुलवा रहा है तो आएगी। तो यहाँ पे देखिए दो दो ऑब्जेक्ट दिया आपका, आई हैव कॉल्ड हिम और टैक्सी, हिम भी है और टैक्सी भी है। तो इसमें बताइए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हमारे हैं, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाँ, टैक्सी हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, डायरेक्ट होगा क्योंकि ये नॉन लिविंग है। और हिम क्या है, हिम मतलब उसके लिए। ठीक है, ये हिम हमारा क्या है, टैक्सी कहाँ सजी हो जाएगी, टैक्सी और क्या, टैक्सी नहीं जानते हो, टैक्सी चलाना नहीं। ठीक, और हिम, हिम व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट। अब देखिए काइंड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक जो ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट उसको आप यहाँ देख लीजिए। एक ऑब्जेक्ट सामान्यतः दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, निर्जीव कर्म। क्या होते हैं, निर्जीव कर्म होते हैं। हिंदी से उतना मतलब नहीं, लेकिन हिंदी भी जानते रहिए, अच्छी बात है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, निर्जीव कर्म, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, सजीव। ठीक है, सजीव होना चाहिए, सजीव कर्म। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, विद द थ्रो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स कम। ठीक है, जिसमें केवल नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जो भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें कह रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, कम नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। यह वह ऑब्जेक्ट है जो सामान्यतः, एक मिनट, नहीं जानते। कह रहा है यह वह ऑब्जेक्ट है जो सामान्यतः निर्जीव होता है, लेकिन वाक्य में यदि एक ही
ऑब्जेक्ट हो तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वह सजीव हो मतलब इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, दोनों में से कोई आए। अगर वाक्य में केवल एक ही ऑब्जेक्ट आए, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे वो डायरेक्ट हो, लेकिन आपको बोलना क्या है, डायरेक्ट ही बोलेंगे। अगर एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा तो, अगर दो रहेगा तब पहचान जाएंगे आप कौन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ भले वो इनडायरेक्ट हो तब भी। अब जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन थे, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है सब क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। जैसे बुक हो गया, चेयर है, टेबल है, फैन है, वुड है, पेन है, कंप्यूटर है, और भी चीजें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी नॉन लिविंग चीजें होती हैं सब क्या होता है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नीचे दिया है माई फादर बीट मी, मेरे पिता ने मुझे पीटा, ठीक है, मेरे पिता ने मुझे क्या किया, पीटा। बीट 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 बीटिंग, बीट्स होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान, अगर इंडेफिनिट में यूज होगा तो हाँ तो बात तो सही है, लेकिन जब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा, अब बीट की और फॉर्म बीट बीट बिटेन देखना पड़ेगा, यहाँ पे उसे यस होना चाहिए बीट से, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या ध्यान देना आपको, ध्यान क्या देना कि अगर सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे मी हमारा क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो जब एक ही ऑब्जेक्ट होगा इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नीचे ऊपर दिया है ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, तो यहाँ पे मी हमारा दे दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और भी आप कोई लिख सकते हैं, एक कॉल्ड और कार भी बोल सकते हैं, उसने एक कार बुलाया, ठीक है, एक कार बुलाया, तो कार हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो चाहे आपके नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे आपका लिविंग हो, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी अगर एक आया है तो फिर डायरेक्ट ही बोलना, आपको उसको डायरेक्ट ही कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत पूछिए, कोई दिक्कत है, चलिए क्लियर हो रहा है ना। चलिए पीडीएफ चाहिए तो बताइए, पीडीएफ हम सेंड कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, विद द थ्रो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट लिविंग क्रिएचर्स कम, इसमें लिविंग आते हैं, जो जिंदा होते हैं, सजीव होते हैं, ठीक है, वो आते हैं। तो कह रहा है विद द थ्रो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट लिविंग क्रिएचर्स कम्स, यह सामान्यतः सजीव होता है, इसका अस्तित्व तभी हो सकता है जब वाक्य में पहले से ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले से रहेगा तब इनका अस्तित्व होगा, तब आप जान जाए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वरना एक आएगा तो उसको डायरेक्ट बोलना ही बोलना है, भले से आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, कहने का मतलब कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब पहचान पाएंगे, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ दिए होंगे तभी ना। अगर एक दिया रहेगा तब ये इनडायरेक्ट होने के साथ साथ भी क्या होगा, डायरेक्ट ही होगा। अगर एक ही रहेगा तो, अगर ये वाक्य में सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट आएगा तो उसे हर हाल में क्या बोलना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आप कहेंगे, ठीक। जब वाक्य में पहले से ही क्या हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो, अगर पहले से कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। फिलहाल आप नीचे देख लीजिए कि कौन कौन से हमारे क्या होते हैं। देखिए सच है, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, सी का क्या होता है, हर होता है, इट का इट, बी का अस होता है, आई का मी होता है, यू का यू, दे का देम होता है। ये सब हमारा क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखिए दो ऑब्जेक्ट आए हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट आए हैं। जब पहले से कोई हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तभी हमारा, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तब पहचान जाएंगे। देख लीजिए ध्यान से, कह रहा कि द बॉय गेव हिम सम मनी, ठीक है, लड़का मुझे क्या दिया, लड़का ने क्या किया, उसे, कह रहा कि द बॉय गेव हिम सम मनी, लड़का उसे कुछ पैसे दिया, लड़का उसे कुछ पैसे दिया। अब इसमें जैसे हिम देखेंगे तो तुरंत हमको समझ में आ जाएगा कि हिम हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये सम मनी, पैसा क्या होता है भाई, पैसा क्या लिविंग है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन आज के टाइम में पैसा बहुत बड़ी चीज हो गई है, आपका हर चीज बन गया है, माँ बाप सब बन गया ना पैसा आज के टाइम में। तो द बॉय गेव हिम सम मनी, जब किसी भी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे तभी आप जाके बता सकते हैं कि कौन इनडायरेक्ट है कौन डायरेक्ट है। लेकिन अगर एक ही ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको हर हाल में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहना पड़ेगा। बस थोड़ी सी और पढ़ लीजिए, देखिए यहाँ पे आई प्रेजेंटेड, कह रहा है कि आई प्रेजेंटेड द बॉय। प्रेजेंटेड में जानते क्या होता है, उपहार, उपहार देना, ठीक है, उपस्थित। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, प्रेजेंट मीन्स दोनों होता है, प्रेजेंट में उपस्थित होता है, प्रेजेंट मीन्स उपहार भी होता है, ठीक है। गिफ्ट, कह रहा कि आई प्रेजेंटेड द बॉय अ गिफ्ट, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लड़के को एक उपहार दिया, एक गिफ्ट दिया, ठीक है, मैंने लड़के को क्या किया, एक गिफ्ट दिया, या मैंने लड़के को उपहार के रूप में एक गिफ्ट दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। आई प्रेजेंटेड द, अब यहाँ पे द बॉय क्या हमारा है, द बॉय क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और गिफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि गिफ्ट हमारा क्या है, नॉन लिविंग है। तो नीचे हमको ध्यान देना कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो नीचे लिखा है दो ऑब्जेक्ट वाली वर्ब्स, तो ध्यान दीजिए, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं वह निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं, गिव है, प्रेजेंट है, प्रॉमिस है, सेंड है, लैंड है, बाई है, एक्सप्लेन है, इंटरप्रिएट है, PREAT होना चाहिए, ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा, इंटरप्रिएट होता है, PREAT होता है, इंटरप्रिएट प्रोवाइडर। तो ये आपके क्या है, कुछ हैं, बाकी हम आपको कुछ और भी वर्ब्स बता देंगे, ठीक है, जिनके साथ क्या होता है, दो दो ऑब्जेक्ट आती हैं, ठीक है। तो ये सब, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्या होता है, दिया जाता है एग्जाम्स में, हर जगह दिया जाता है। तो गिव, प्रेजेंट, प्रॉमिस, सेंड, लैंड और बाय दिया, एक्सप्लेन दिया है, इंटरप्रिएट दिया, प्रोवाइड दिया है, इनके साथ हमेशा दो दो ऑब्जेक्ट आएंगे, ये दो ऑब्जेक्ट अपने साथ रखते ही हैं, ठीक है। नीचे आप तो एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए बस, फिर आज की क्लास में इतनी, बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलो ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान है, आई प्रोवाइड, प्रोवाइड भी जानते क्या होता है, उपलब्ध कराना, क्या होता है, उपलब्ध कराना। आई प्रोवाइड हिम सम बुक्स, मैंने उसे, ठीक है, या मैंने उसे क्या किया, कुछ किताबें प्रोवाइड कराई, कुछ किताबें उपलब्ध कराई, मैंने उसे कुछ किताबें उपलब्ध कराई। कौन सा टेंस है, बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई प्रोवाइड हिम सम बुक्स, नीचे में देखिए द मैन एक्सप्लेन, ऊपर वर्ड दिया है, देखो यहाँ दिया ना एक्सप्लेन, एक्सप्लेन के यहाँ पे एक्सप्लेन, ये हमारा सेकेंड फॉर्म है। तो द मैन एक्सप्लेन द चिल्ड्रेन इज द स्टोरी, इज द स्टोरी, तो यहाँ पे द चिल्ड्रेन क्या हमारा है, बताइए। ये जो ऐसे यहाँ पे नहीं, ये कोई आवश्यकता तो है नहीं, यहाँ पे ये कोई जरूरत नहीं। द मैन एक्सप्लेन द स्टोरी, द चिल्ड्रेन, द मैन एक्सप्लेन द चिल्ड्रेन इज द स्टोरी, लगा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, चलिए जान लीजिए। तो यहाँ पे द चिल्ड्रेन हमारा क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और द स्टोरी क्या हो जाएगा, द स्टोरी, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जितना पढ़ाया गया इतना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी की हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, दूसरे बच्चों को भी आप भेज दिया करिए, ठीक है।